आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भारत में शिक्षा को हमेशा से एक पवित्र मंदिर की तरह पूजा जाता है। ये वो रास्ता माना जाता है जो बच्चों को उनके सपनों तक ले जाता है, चाहे वो इंजीनियर बनने का सपना हो, डॉक्टर बनने का, या फिर आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने का। पेरेंट्स अपनी जिंदगी की कमाई, अपने खून पसीने की गाढ़ी मेहनत सब कुछ अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा देते हैं ताकि उनके बच्चे एक बेटर फ्यूचर बना सके। लेकिन आज ये शिक्षा का मंदिर धीरे धीरे एक बाजार बनता जा रहा है, जहाँ सपनों की कीमत लाखों रुपए में वसूली जाती है। इस बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी है कोचिंग माफिया, एक ऐसा जाल जो शिक्षा के नाम पर बच्चों और उनके परिवारों को लूट रहा है। ये वीडियो आपको उस अंधेरे सच से रूबरू कराएगा जो कोचिंग सेंटरों की चमक दमक के पीछे छिपा है। आज के समय में कोचिंग सेंटर हर गली नुक्कड़ पर नजर आते हैं। कोटा, दिल्ली, पटना, हैदराबाद जैसे शहरों में ये सेंटर मशरूम की तरह उगाए हैं। इनके बड़े बड़े होर्डिंग्स, चमकते एडवर्टाइजमेंट और 100% सक्सेस जैसे वादे हर बच्चे और पेरेंट्स को अपनी ओर खींचते हैं। ये सेंटर दावा करते हैं कि उनके पास वो जादुई चाबी है जो IIT, नीट, UPSC जैसे टफ एग्जामिनेशन के दरवाजे खोल देगी। लेकिन क्या ये सच है? हकीकत में इनमें से कई कोचिंग सेंटर सिर्फ पैसा कमाने का धंधा चला रहे हैं। वे बच्चों के सपने और उनके पेरेंट्स की उम्मीदों का फायदा उठाते हैं और बदले में दे रहे हैं स्ट्रेस, प्रेशर और कई बार टूटे हुए दिल। ये कहानी सिर्फ कोचिंग सेंटरों की नहीं है, ये कहानी है उन लाखों बच्चों की जो अपने गांव शहर छोड़कर कोटा जैसे शहरों में आते हैं, अपने परिवार की पूरी जमा पूंजी खर्च करते हैं और फिर भी कई बार खाली हाथ रह जाते हैं। ये कहानी है उन पेरेंट्स की जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चों की कोचिंग की फीस में लगा देते हैं और जब बच्चा अनसक्सेसफुल होता है तो उनका विश्वास टूट जाता है। ये कहानी है उस समाज की जो ये मानने लगा है कि बिना कोचिंग के कोई बच्चा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये कहानी है उस लड़ाई की जो इस कोचिंग माफिया के खिलाफ लड़ी जा रही है। एक ऐसी लड़ाई जो एजुकेशन को फिर से नॉलेज और एम्पावरमेंट का जरिया बनाना चाहती है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे कोटा की तंग गलियों से लेकर दिल्ली के चमचमाते कोचिंग हब तक। हम बात करेंगे राहुल जैसे बच्चों की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोचिंग सेंटरों के भरोसे आते हैं, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ प्रेशर और डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। हम खोलेंगे उन काले सच्चों को, जैसे फर्जी टॉपर्स के एडवर्टाइजमेंट, पेपर लीक के घोटाले और कोचिंग सेंटरों की लापरवाही, जिसके चलते कई बार बच्चों की जान तक चली जाती है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ लोग इस माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कैसे हम सब मिलकर एजुकेशन को फिर से उसका असली मकसद दे सकते हैं। ये इंट्रो सिर्फ एक शुरुआत है, ये एक इन्विटेशन है उस सच्चाई को समझने का जो हमारे बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रही है। आइए इस जर्नी में शामिल हो और कोचिंग माफिया के इस जाल को तोड़ने का हौसला जुटाए, क्योंकि एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं बल्कि एक ऐसा वेपन है जो हर बच्चों को अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। देखिए, भारत में एजुकेशन को हमेशा से बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई दांव पर लगा देते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छी नौकरी पा सके और ज़िंदगी में कुछ बन सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में शिक्षा का ये पवित्र मकसद कहीं खो सा गया है। शिक्षा जो पहले ज्ञान और बेहतर भविष्य का रास्ता था, अब कई जगहों पर एक बड़ा धंधा यानी बिजनेस बन चुका है। और इस धंधे का सबसे बड़ा चेहरा है कोचिंग माफिया। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये हकीकत बयान करता है कि कैसे कुछ कोचिंग सेंटर शिक्षा को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं। इस वीडियो के पहले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कोचिंग माफिया क्या है, ये कैसे शुरू हुआ और इसका सोसाइटी और स्टूडेंट पर क्या असर पड़ रहा है। कोचिंग माफिया का मतलब उन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का जाल जो एजुकेशन के नाम पर स्टूडेंट्स और उनके परिवारों से मोटी रकम वसूलते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस दावा करते हैं कि वे बच्चों को देश की सबसे टफ एग्जाम जैसे IIT, नीट, JEE, UPSC और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाएंगे। लेकिन हकीकत में इनमें से कई इंस्टीट्यूशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोचिंग इंस्टीट्यूट FIIT JEE पर रेड मारने के 2 दिन बाद ED वालों ने कहा कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट 14,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स से एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फीस के रूप में 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए वसूल किए थे, लेकिन स्टूडेंट को कोई भी एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई। इसके अलावा ED के एलिगेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट से लिए गए पैसों का इस्तेमाल पर्सनल और अनऑथराइज्ड यूज के लिए किया गया है, जबकि कई सारे टीचर्स को कोई सैलरी नहीं दी गई। तो ये है FIIT JEE जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की सच्चाई। ये कोचिंग सेंटर बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे 100% सिलेक्शन की गारंटी या हमारे यहाँ से पढ़कर हर साल सैकड़ों बच्चे टॉप करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से ज़्यादातर वादे खोखले होते हैं। बहुत से स्टूडेंट को ना तो अच्छी पढ़ाई मिलती है और ना ही वो सफलता जिसका सपना उन्हें दिखाया जाता है। लेकिन सवाल है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? तो देखिए, भारत में कोचिंग का चलन कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 1980 और 1990 के दशक में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और मुश्किल होने लगी, तब कुछ लोग सामने आए जिन्होंने बच्चों को इन एग्जाम्स की तैयारी कराने की जिम्मेदारी उठाया। उस समय कोचिंग का मकसद था बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल हेल्प देना, लेकिन धीरे धीरे ये एक बड़ा बाजार बन गया। आज कोचिंग इंडस्ट्री भारत में अरबों रुपए का बिजनेस है, जिसमें कोटा, दिल्ली, पटना और हैदराबाद जैसे शहर कोचिंग सेंटरों के हब बन चुके हैं।
कोटा को तो कोचिंग का कैपिटल कहा जाता है, जहां हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आते हैं। इन कोचिंग सेंटरों का फ्रेमवर्क कुछ इस तरह बनाया गया है कि वे हर साल लाखों बच्चों को अपनी ओर खींचते हैं। ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं जिन पर टॉपर्स की तस्वीर और उनके रैंक छपे होते हैं। साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया पर ऐड चलाए जाते हैं जिनमें ये दिखाया जाता है कि उनके यहाँ पढ़ने से हर बच्चा टॉपर बन सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये टॉपर्स ज्यादातर उन बच्चों में से होता है जो पहले से ही बहुत होशियार होते हैं। तो कोचिंग सेंटर इन बच्चों को अपने नाम से प्रमोट करते हैं ताकि और बच्चे उनके पास आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 12th फेल मूवी देखी होगी तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जब वो आईपीएस ऑफिसर बन जाता है तो कैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उसके पास आते हैं अपने नाम से उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि उनका धंधा खूब चले। और जो बच्चे एवरेज कैटेगरी के होते हैं यानी मीडियोकर होते हैं, उनके लिए कोचिंग सेंटर में कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। इसके साथ ही कोचिंग माफिया का एक और बड़ा पहलू है और वो है इसका इकोनॉमिक बर्डन, क्योंकि इन कोचिंग सेंटरों की फीस इतनी ज्यादा होती है कि मिडिल क्लास फैमिलीज को भी इसे चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। एक साल की कोचिंग की फीस लाखों रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा अगर बच्चा कोटा जैसे शहरों में रहकर पढ़ाई करता है तो वहाँ रहने, खाने और आने जाने का खर्चा अलग से होता है। कई परिवार अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर बच्चा एग्जाम में पास नहीं होता तो उनके सपने चूर चूर हो जाते हैं। कुछ मामले में तो परिवार इतने कर्ज में डूब जाते हैं कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन पूरी तरह बिगड़ जाती है। और केवल यही नहीं, कोचिंग सेंटरों का माहौल भी बच्चों के लिए बहुत प्रेशर भरा होता है, क्योंकि इन सेंटरों में बच्चों को सुबह से रात तक पढ़ाया जाता है। सुबह 6 बजे से क्लास शुरू हो जाती है और रात 8-9 बजे तक चलती है। बीच में टेस्ट, असाइनमेंट और रिवीजन का बोझ अलग होता है। इस तरह का शेड्यूल बच्चों को मेंटली और फिजिकली रूप से थका देता है। कई बच्चे तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कोटा जैसे शहरों में हर साल कई बच्चे ज्यादा प्रेशर में आकर सुसाइड तक कर लेते हैं, जिसमें ये बहुत ही दुखद और डरावनी सच्चाई है जो कोचिंग माफिया के काले चेहरे को उजागर करती है। कोचिंग माफिया का एक और गंभीर पहलू है और वो है एजुकेशन में इनइक्वलिटी को बढ़ावा देना। ये कोचिंग सेंटर सिर्फ उन फैमिलीज के लिए सुलभ है जो मोटी फीस दे सकते हैं। गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे इन सेंटरों में पढ़ने का सपना भी नहीं देख सकते, जिससे सोसाइटी में एक ऐसा इमेज बन रहा है जहां रिच फैमिलीज के बच्चे अच्छी कोचिंग लेकर बेहतर मौके पा रहे हैं, जबकि गरीब बच्चे पीछे छूट रहे हैं। तो ये एजुकेशन के उस प्रिंसिपल के खिलाफ है जिसमें कहा जाता है कि एजुकेशन सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। कई बार कोचिंग सेंटर इलीगल कामों में भी शामिल पाए गए हैं। कुछ सेंटरों पर पेपर लीक कराने का आरोप लगा है, तो कुछ जगहों पर बच्चों को गलत तरीके से पास कराने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कई कोचिंग सेंटर बिना किसी स्टैंडर्ड के चल रहे हैं। इनके पास ना तो ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और ना ही सुरक्षा के इंतजाम। दिल्ली और पटना जैसे शहरों में कई बार कोचिंग सेंटरों में आग लगने या बाढ़ जैसी घटनाएं हुई है, जिनमें बच्चों की जान तक चली जाती है। ये सब दिखाता है कि कोचिंग माफिया सिर्फ पैसा कमाने में लगा है, बच्चों की सुरक्षा और भविष्य की उन्हें कोई परवाह नहीं। सरकार ने भी समय समय पर कोचिंग सेंटरों को कंट्रोल करने की बात कही है। कुछ जगहों पर कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, जैसे उन्हें बंद करने का आदेश देना या सेफ्टी स्टैंडर्ड को लागू करना, लेकिन ये कार्रवाई अक्सर अधूरी रह जाती है। कोचिंग माफिया इतना ताकतवर हो चुका है कि कई बार ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और नेताओं के साथ मिलकर काम करता है, जिससे इन सेंटरों को बंद करना या इन पर सख्ती करना मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर कोचिंग माफिया ने शिक्षा को एक ऐसा बाजार बना दिया है जहां ज्ञान से ज्यादा पैसा और मार्केटिंग मायने रखती है। ये सेंटर बच्चों के सपनों का फायदा उठाते हैं और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। शिक्षा जो एक बच्चे को सशक्त बनाने का जरिया होना चाहिए, वो कोचिंग माफिया के हाथों में एक बोझ बन चुकी है। तो इस वीडियो के पहले चैप्टर में हमने देखा कि कोचिंग माफिया क्या है और ये कैसे काम करता है। अगले चैप्टर में हम इस बात पर गहराई से बात करेंगे कि कोचिंग माफिया का बच्चों के मेंटल हेल्थ और सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, कोटा की तंग गलियों में रहने वाला 17 साल का राहुल अपनी किताबों में खोया हुआ था। उसके पेरेंट्स ने गाँव की अपनी छोटी सी जमीन बेचकर उसे कोटा भेजा था ताकि वो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई में सफल हो सके, क्योंकि राहुल का सपना था आईआईटी में एडमिशन लेना। और कोचिंग सेंटरों का चमकता होर्डिंग जिस पर लिखा था हम बनाएंगे तुम्हें टॉपर, उस पर उसे एक सुनहरा भविष्य दिख रहा था। लेकिन कोटा आने के बाद उसे जल्दी समझ आ गया कि यहाँ सपनों की कीमत सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि बहुत कुछ और भी है। इस दूसरे चैप्टर में हम कोचिंग माफिया के उस अंधेरे चेहरे की बात करेंगे जो बच्चों के मेंटल हेल्थ को तोड़ रहा है और समाज में गहरी दरारें पैदा कर रहा है। राहुल जैसे लाखों बच्चे हर साल कोचिंग सेंटरों में एडमिशन लेते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल वैसा नहीं होता जैसे एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, क्योंकि कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बच्चे अपनी नींद, खान पान और खुशी तक भूल जाते हैं। राहुल की क्लास सुबह 6 बजे शुरू होती थी और रात 9 बजे तक चलती थी। हर हफ्ते टेस्ट होते थे और हर टेस्ट के बाद रैंकिंग की लिस्ट दीवार पर चिपकाई जाती थी। जो बच्चे नीचे की रैंक पर होते उन्हें टीचर ताना मारते, कहते तुमसे कुछ नहीं होगा। राहुल जो गांव में अपने स्कूल का टॉपर था, यहाँ एवरेज से भी नीचे की रैंक ला रहा था। हर टेस्ट के बाद उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता जा रहा था। वो सोचता क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूँ। इसलिए ये प्रेशर सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है,
क्योंकि कोचिंग सेंटर में बच्चों पर इतना मेंटल प्रेशर डाला जाता है कि कई बच्चे स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कोटा में हर साल ऐसी खबरें आती है कि किसी बच्चे ने पढ़ाई के प्रेशर में अपनी जान ले ली। ये बच्चे जो अपने परिवारों का गर्व होते हैं, कोचिंग सेंटरों की इस मशीनरी में पिस कर हताशा के गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। कोचिंग सेंटर में काउंसलिंग या मेंटल हेल्थ की फैसिलिटीज नाम मात्र की होती है। अगर कोई बच्चा अपनी परेशानी बताने की कोशिश भी करता है तो उसे कमजोर कहकर चुप करा दिया जाता है। राहुल ने एक बार अपने टीचर से कहा कि उसे नींद नहीं आती और वो हर समय डरता रहता है। जवाब में टीचर ने हंसकर कहा, यहाँ सब डरते हैं, बस पढ़ाई करो, डर भाग जाएगा। इस मेंटल प्रेशर का असर सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, ये पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि कोचिंग माफिया ने एक ऐसी कल्चर बनाई है जहाँ सक्सेस का मतलब सिर्फ टॉप रैंक लाना है। अगर कोई बच्चा एग्जाम में अच्छा नहीं करता तो सोसाइटी और उसकी फैमिली उसे नाकाम समझने लगता है। राहुल के दोस्त अजय ने एक बार टेस्ट में बहुत कम नंबर लाए, जिसके कारण उसके पेरेंट्स ने फोन पर उसे इतना डांटा कि वो कई दिनों तक खाना नहीं खा सका। सोसाइटी में ये परसेप्शन बन गई है कि कोचिंग में पढ़ना ही सफलता की गारंटी है और जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते वो पीछे रह जाएंगे, जिससे बच्चों के बीच एक अनहेल्दी कंपटीशन बढ़ रही है जो दोस्ती और बचपन की मासूमियत को खत्म कर रही है। कोचिंग माफिया का एक और गंभीर असर है एजुकेशन में बढ़ती इनइक्वालिटी। राहुल जैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स अपनी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं फिर भी कई बार अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते, क्योंकि सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटरों की फीस लाखों में होती है। वहीं रिच फैमिली के बच्चे इन सेंटरों में आसानी से एडमिशन ले लेते हैं, जिससे सोसाइटी में एक ऐसी इमेज बन रही है जहां सिर्फ पैसे वाले बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलता है। गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे चाहे कितने भी होशियार हो, वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। ये इनइक्वालिटी न सिर्फ एजुकेशन तक सीमित है, बल्कि ये सोसाइटी में आर्थिक और सामाजिक अंतर को और गहरा कर रही है। इसलिए राहुल ने एक दिन अपने हॉस्टल के कमरे में बैठकर सोचा कि क्या वो इस दौड़ में शामिल होना चाहता है। उसे याद आया कि कैसे गांव में वो अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेलता था, किताबें पढ़ता था और सपने देखता था, लेकिन कोटा में वो सिर्फ एक नंबर बन गया था, एक रैंक जो हर टेस्ट के बाद ऊपर नीचे होती थी। उसने अपने पेरेंट्स को फोन किया और कहा, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा, बस 1 साल और मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल चुपचाप फोन रखकर अपनी किताबें खोलने लगा, लेकिन उसका मन कहीं और था। कोचिंग माफिया का ये दबाव ना सिर्फ बच्चों को तोड़ रहा है, बल्कि ये परिवारों को भी बिखेर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों से इतनी उम्मीदें रखते हैं कि वो उनके मेंटल हेल्थ पर ध्यान ही नहीं देते। समाज में ये परसेप्शन बन गई है कि कोचिंग के बिना कोई बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि कोचिंग सेंटर बच्चों की टैलेंट को बढ़ाने के बजाय उन्हें एक ऐसी दौड़ में धकेल रहे हैं जहां जीतने की संभावना बहुत कम है। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे कोचिंग माफिया बच्चों के मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है और सोसाइटी में इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि इस कोचिंग माफिया को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और कैसे एजुकेशन को फिर से एक एम्पावरमेंट का जरिया बनाया जा सकता है। कोटा की सड़कों पर राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। 1 साल पहले जो चमक उसकी आंखों में थी वो अब कहीं खो सी गई थी। हर सुबह वो अपने हॉस्टल के छोटे से कमरे से निकलता और कोचिंग सेंटर की ओर बढ़ता, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था। वो सोचता कि क्या ये सब सचमुच इतना जरूरी है? क्या वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों का बोझ उठा पाएगा? कोचिंग सेंटरों का दबाव, लगातार टेस्ट और टॉपर्स की होड़ ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। लेकिन राहुल अकेले नहीं था, क्योंकि लाखों बच्चे इस कोचिंग माफिया के जाल में फंसे हैं। और इस तीसरे चैप्टर में हम बात करेंगे कि इस माफिया को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही हम कुछ रियल इंसिडेंट्स और रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी देखेंगे कि कोचिंग माफिया की सच्चाई कैसे उजागर हो रही है और इसे खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। कोचिंग माफिया का असर इतना गहरा है कि इसे रोकना आसान नहीं है, फिर भी कई लोग और ऑर्गेनाइजेशन इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोचिंग माफिया को सिर्फ गवर्नमेंट के नियमों से ही नहीं रोका जा सकता। इसके लिए सोसाइटी, स्कूल्स और पेरेंट्स को भी अपनी सोच बदलनी होगी। साथ ही कोचिंग सेंटर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स ने कुछ कदम उठाए हैं। एग्जाम्पल के लिए 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने कोचिंग सेंटरों के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए और इसमें कहा गया कि कोचिंग सेंटरों को अपनी फीस, टीचर क्वालिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी पब्लिक करनी होगी। साथ ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन देने पर रोक लगाई गई ताकि छोटे बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम हो। लेकिन ये नियम कितने इफेक्टिव है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई कोचिंग सेंटर इन नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं और कुछ जगहों पर लोकल अथॉरिटीज भी इनके साथ साठगांठ में शामिल है। अब रियल इंसिडेंट की बात करें तो 2022 में उत्तराखंड के UKSSSC पेपर लीक कांड ने कोचिंग माफिया की गहरी जड़ों को उजागर किया। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस घोटाले में कोचिंग सेंटर की भूमिका सामने आई थी। देहरादून के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर्ड हुआ डिफेंस कोचिंग सेंटर के एक ऑपरेटर के खिलाफ, क्योंकि इसने NDA की प्रिपरेशन कर रहे एक स्टूडेंट को रोका एग्जाम देने से और 20,000 रुपए की मांग की। और यही नहीं, लखनऊ UP स्पेशल टास्क फोर्स ने रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 में क्वेश्चन पेपर लीक करने के मामले में कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले एक आदमी को अरेस्ट किया। तो इस तरह की इंसिडेंट दिखाती है कि कोचिंग माफिया सिर्फ एजुकेशन को धंधा ही नहीं बना रहा, बल्कि इलीगल एक्टिविटीज में भी शामिल है। एक और इंसिडेंट दिल्ली की है, जहां 2023 में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की वजह से कई बच्चों की जान खतरे में पड़ गई।
ये कोचिंग सेंटर बिना सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के चल रहा था। तो ऐसे इंसिडेंट बताती है कि कई कोचिंग सेंटरों के पास ना तो ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही बच्चों की सेफ्टी की चिंता। ये सेंटर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन देकर पैसा कमाने में लगे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके बाद कुछ सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन ये कार्रवाई ऊपरी तौर पर हो रही है। कोचिंग माफिया की जड़ें इतनी गहरी है कि इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए बड़े लेवल पर काम करना होगा, क्योंकि कोचिंग माफिया को रोकने के लिए कुछ कदम बेहद जरूरी है। पहला, स्कूलों को अपनी पढ़ाई का लेवल सुधारना होगा। आज कई स्कूलों में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कराई जाती, जिसके चलते बच्चे कोचिंग सेंटर पर निर्भर रहते हैं। अगर स्कूलों में ही बच्चों को जेईई, नीट या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाए तो कोचिंग की जरूरत कम हो सकती है। दूसरा, पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि हर बच्चे की अपनी खासियत होती है। सभी बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए दबाव डालना गलत है। राहुल जैसे बच्चों को अगर ये आज़ादी मिले कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना करियर चुने, तो कोचिंग सेंटरों का धंधा अपने आप कम हो जाएगा। साथ ही समाज को ये परसेप्शन बदलनी होगी कि कोचिंग के बिना सफलता असंभव है, क्योंकि कोचिंग माफिया ने स्टूडेंट की सोच को इतना गुलाम बना दिया है कि उन्हें लगता है कि बिना कोचिंग के वो कुछ नहीं कर सकते। ये एजुकेशन के कमर्शलाइजेशन का सबसे शर्मनाक एग्जाम्पल है, जहां नॉलेज की जगह मार्केटिंग बिकती है। तो इस तरह की आवाज़ें समाज में जागरूकता ला रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गवर्नमेंट को भी कोचिंग सेंटर पर सख्ती करनी होगी। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी नामक बॉडी बनाई जा सकती है, जो कोचिंग सेंटर की फीस, पढ़ाई की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की जांच करे। साथ ही पेपर लीक जैसे घोटाले को रोकने के लिए सख्त कानून और तेज कार्रवाई जरूरी है। अब कहानी में वापस आते हैं। राहुल की कहानी में एक उम्मीद की किरण तब दिखी जब उसने अपने एक टीचर से बात की, जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के बावजूद बच्चों की मदद करना चाहता था। उस टीचर ने राहुल को बताया कि वो अपनी पढ़ाई का तरीका बदल सकता है। उसने राहुल को सलाह दी कि वो टेस्ट की रैंकिंग पर ध्यान देने के बजाय हर दिन थोड़ा थोड़ा समझ कर पढ़े। इस सलाह ने राहुल को थोड़ा हौसला दिया। उसने सोचना शुरू किया कि शायद वो इस दबाव से बाहर निकल सकता है। लेकिन हर बच्चे को ऐसा टीचर नहीं मिलता, और कोचिंग माफिया का जाल इतना बड़ा है कि अकेले एक बच्चे या एक टीचर के दम पर इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए हमने इस तीसरे और लास्ट चैप्टर में देखा कि कोचिंग माफिया को रोकने के लिए कई लेवल्स पर काम करना होगा। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, स्कूलों में सुधार और समाज की सोच में बदलाव। साथ ही रियल रिपोर्ट जैसे यूके एसएससी पेपर लीक कांड दिखाती है कि कोचिंग माफिया सिर्फ एजुकेशन को धंधा ही नहीं बना रहा, बल्कि इलीगल कामों में भी शामिल है। इसलिए एजुकेशन को फिर से एम्पावरमेंट का जरिया बनाने के लिए हमें मिलकर इस माफिया के खिलाफ लड़ना होगा। राहुल जैसे बच्चों का भविष्य सिर्फ कोचिंग सेंटरों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।